EFM पेपर रूरल डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन ग्रामीण विकास एवं सहकारिता, जिसमें हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सहकारिता की विचारधारा, जिसमें पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके थे सहकारिता का अर्थ, परिभाषाएं एवं लक्षण। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सहकारिता के उद्गम एवं विकास के कारण। क्या कारण है जिसकी वजह से सहकारिता का उद्गम हुआ और इसको विकास किया जाने लगा। सहकारी आंदोलन स्वतः उत्पन्न नहीं हुआ है। जब एक तक व्यक्ति को सहयोग की आवश्यकता नहीं होती, वह अकेला कार्य करता रहता है, लेकिन जब उसे ऐसा अनुभव होने लगता है कि बिना सहयोग के कार्य नहीं होगा, तो वह साथ मिलकर सहयोग से कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। सहकारिता की उत्पत्ति भी मानव की इसी मूल विचारधारा का परिणाम है। सहकारिता की उत्पत्ति एवं विकास के लिए बहुत सारे तत्व जिम्मेदार हैं, जिसमें से फर्स्ट है इसमें शोषण से मुक्ति की चाह, डिजायर टू बिकम फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। सहकारिता की उत्पत्ति का मुख्य कारण शोषण से छुटकारा पाने की इच्छा रही है। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप समाज के निर्बल वर्ग का अनेक प्रकार से शोषण होता था। इस शोषण से मुक्त होने की चाह ने सहकारिता की भावना को जन्म दिया। साहूकार जहां पहले ग्रामीण कृषकों को ऊंची ब्याज दर और कठोर शर्तों पर ऋण दिया करते थे और उनका शोषण करते थे, लेकिन सहकारिता के साख आंदोलन के प्रारंभ होने के बाद इससे उनको मुक्ति मिली है। नेक्स्ट है मध्यस्थों की समाप्ति या अबॉलिशन ऑफ मिडिलमैन। जब मध्यस्थ उपभोक्ता और उत्पादक दोनों का शोषण करने लगे और इनकी श्रृंखला इतनी विस्तृत हो जाए कि कष्ट देने लगे, तो इनका समापन करना आवश्यक हो जाता है। सहकारिता की उत्पत्ति का यही कारण है। मध्यस्थों ने किसानों, उपभोक्ता व समाज के अन्य वर्गों का शोषण करना शुरू किया, तो शोषित वर्ग ने संगठित होकर सहकारिता के माध्यम से इनसे मुक्ति पाई। सहकारी व्यवस्था में मध्यस्थों का कोई स्थान नहीं है। नेक्स्ट, शोषित वर्ग में चेतना एवं संघ शक्ति का उदय। अत्यधिक शोषण के परिणाम स्वरूप समाज के शोषित वर्ग जैसे कृषक, दस्तकार, उपभोक्ता आदि में यह सोच विकसित हुई कि शोषण से बचने के लिए उन्हें संगठित होना पड़ेगा, अन्यथा उनका लगातार शोषण होता रहेगा। इस प्रकार के चिंतन के फलस्वरूप सहकारिता की भावना विकसित हुई तथा समान आर्थिक उद्देश्य वाले व्यक्ति संगठित होकर पारस्परिक सहयोग से एक दूसरे के हितों की रक्षा करने लगे। इस प्रकार सामाजिक चेतना जागृत होने के कारण ही सहकारी विचारधारा का विकास हुआ। नेक्स्ट, समाज सुधारकों का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स। भारत में महात्मा गांधी ने सहकारी समाज की आवश्यकता पर बल दिया। इस प्रकार समाज सुधारकों एवं धर्म प्रचारकों ने भी सहकारिता के विकास के लिए सामाजिक चेतना जागृत की। अनेक प्रयोग किए गए, कुछ प्रयोग सफल रहे, कुछ असफल, लेकिन इससे सहकारी आंदोलन का मार्ग प्रशस्त हो गया। नेक्स्ट, समर्पित सहकार, डेडिकेटेड ऑपरेटर्स। समाज सुधारकों व धर्म प्रचारकों के प्रयासों के कारण ही समाज में चेतना जागृत हुई। कुछ व्यक्ति आगे बढ़े और उन्होंने निस्वार्थ भावना से समाज व स्वयं के हित के लिए संगठनों का निर्माण किया। ये व्यक्ति सेवा की भावना से प्रेरित होकर कार्य करते थे। इस प्रकार सच्चे व समर्पित सहकारों ने सहकारिता की आंदोलन को भी आगे बढ़ाया। इन्होंने सहकारिता को जीवन दर्शन के रूप में स्वीकार किया और कुछ धार्मिक व्यक्तियों ने भी इसे नैतिकता व धर्म से जोड़ा। नेक्स्ट, सरकारी सहयोग या गवर्नमेंट हेल्प। सहकारी आंदोलन के विकास का एक कारण सरकारी सहयोग भी रहा है। सरकार ने सहकारिता के माध्यम से ही सामाजिक परिवर्तन की नीति को अपनाया। फलस्वरूप सहकारी आंदोलन को सहयोग व समर्थन दिया गया। सहकारी कानूनों का निर्माण किया गया। सरकार द्वारा वित्तीय व प्रबंधन की सहायता उपलब्ध करवाई गई। सरकार ने व्यापारियों, साहूकारों, मध्यस्थों और दलालों के प्रभाव को समाप्त करने और समाज के निर्बल वर्ग को शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए सहकारिता को प्रभावी माध्यम के रूप में स्वीकार किया है। भारत में तो सहकारी आंदोलन का प्रारंभ व विकास सरकारी नीति के रूप में ही हुआ है। नेक्स्ट, प्रगतिशील सहकारी कानूनों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ प्रोग्रेसिव कोऑपरेटिव लॉज। सहकारी आंदोलन के विकास में सरकार का मुख्य योगदान
सहकारी कानूनों के निर्माण के रूप में रहा है। सहकारिता के लिए सरकार द्वारा कानून बनाए गए, समय समय पर उनमें परिवर्तन किए गए। इनके फलस्वरूप सहकारिता आंदोलन विकास की ओर अग्रसर होता रहा है। इस प्रकार सहकारी कानूनों के निर्माण से जन चेतना जागृत हुई व सहकारिता के लिए अनुकूल वातावरण बना। इस कानूनों में सहकारी समितियों के गठन, पंजीयन, वित्तीय प्रबंध, वित्तीय व्यवस्था, प्रबंध संचालन और सरकारी संरक्षण संबंधी अनेक प्रावधान थे। इनके कारण सहकारी आंदोलन का व्यवस्थित ढंग से विकास हुआ। नेक्स्ट है सफल प्रयोग। कुछ देशों में विभिन्न प्रकार के सहकारिता संबंधी प्रयोग भी किए गए जो कि सफल रहे। इनसे प्रेरित होकर अन्य देशों ने भी सहकारिता को अपनाने पर बल दिया। इस प्रकार प्रयोगों की सफलता ने सहकारी आंदोलन को प्रोत्साहित किया है। डेनमार्क और युगोस्लाविया में डेयरी क्षेत्र में सफल सहकारी प्रयोगों ने अन्य विकासशील देशों को भी प्रेरित किया और डेयरी सहकारी समितियां स्थापित की गईं। नेक्स्ट, सहकारिता की संघात्मक संरचना, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्पोरेशन। सहकारिता का संघात्मक स्वरूप भी इसके विकास में सहायक रहा है। इस स्वरूप में राज्य स्तर पर शीर्ष बैंक, जिला स्तर पर केंद्रीय बैंक और ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक समितियां स्थापित की गई। ये समितियां एवं बैंक अपनी सदस्य समितियों को सभी प्रकार का सहयोग प्रदान करते हैं तथा उनके विकास में योगदान देते हैं। इस प्रकार के प्रयासों से सहकारी आंदोलन का तेजी से विकास हुआ है। नेक्स्ट, सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण, कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। सहकारी आंदोलन के विकास में सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण का भी विशेष योगदान रहा है। सहकारिता के विकास में शिक्षा व प्रशिक्षण को आवश्यक माना गया है। यही कारण है कि सहकारिता के सिद्धांतों में प्रारंभ से ही शिक्षा के सिद्धांत को स्वीकार किया जाता रहा है। सहकारी शिक्षा ने जन चेतना जागृत की है। शिक्षा के माध्यम से सदस्यों को सहकारिता के लाभों से अवगत कराया जा सकता है। सहकारी शिक्षा के कारण ही सदस्यों में स्वतः प्रेरणा जागृत होती है और वे समितियों के गठन और उनके कार्यों में रुचि लेने लगते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर पढ़ा सहकारिता के उद्गम और विकास के कारण। इसमें सहकारिता के उद्देश्य, सहकारिता विचारधारा के कौन कौन से उद्देश्य हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोऑपरेटिव आइडियोलॉजी। किसी भी संस्था का अपना कुछ ना कुछ उद्देश्य जरूर होता है और उद्देश्यों के अनुसार ही व्यवस्था का स्वरूप भी निर्धारित किया जाता है। यदि कोई संस्था आदर्श उद्देश्यों के लिए कार्य करती है तो उनका विकास अवश्यंभावी है। उद्देश्यों से प्रभावित होकर ही मानव समुदाय किसी संस्था को स्वीकारता या नकारता है। अतः सहकारी अर्थव्यवस्था के उद्देश्यों को स्पष्ट करना बहुत जरूरी होता है ताकि उनका उचित विकास हो सके और जनता उसमें अपना सहयोग देने के लिए प्रेरित हो। सहकारिता के कौन कौन से उद्देश्य हैं, इसे हम 5 भागों में बांट सकते हैं। आर्थिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, सेवा व सहयोग उद्देश्य, नैतिक उद्देश्य और राजनैतिक उद्देश्य। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें आर्थिक उद्देश्य, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। आर्थिक उद्देश्यों में फर्स्ट है आर्थिक विकास के आधार, अवसर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज। सहकारी व्यवस्था का जो मुख्य उद्देश्य है वो प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक विकास के समान अवसर उपलब्ध करवाना है। ऐसा होने से व्यक्ति को स्वयं के और समाज के विकास का अवसर उपलब्ध होगा। विकास के समान अवसर मिलने से निर्बल व्यक्तियों को भी अपना व्यवसाय चुनने और रुचि के अनुसार काम करने का अवसर भी प्राप्त होगा। सेकेंड इसमें आर्थिक साझेदारी, इकोनॉमिक पार्टनरशिप। सहकारिता परस्पर सहयोग और साझेदारी पर आधारित है। यह आर्थिक साझेदारी का एक संगठन का रूप धारण कर लेती है जो निर्बलों को समाज के सबलों से बचाने का सरल उपाय है। और सहकारिता का जो उद्देश्य है वो लाभ प्राप्त करना नहीं होकर सेवा करना होता है। एंड नेक्स्ट इसमें आर्थिक सुरक्षा, इकोनॉमिक सिक्योरिटी। सहकारिता का उद्देश्य उपभोक्ता, उत्पादक, श्रमिक व सभी वर्गों को आर्थिक सुरक्षा व न्याय प्रदान करना है। आर्थिक न्याय में प्रत्येक व्यक्ति की राष्ट्रीय आय में भागीदारी होनी चाहिए। सहकारी व्यवस्था में सदस्यों को लाभ उनके द्वारा लगाई गई पूंजी के अनुपात में नहीं देकर समिति को दिए गए संरक्षण के अनुपात में ही देना चाहिए। इस प्रकार सहकारिता न्याय व सुरक्षा पर आधारित है। सेकंड इसका जो मेन उद्देश्य है वो है सामाजिक उद्देश्य या सोशल ऑब्जेक्टिव। सहकारिता
आर्थिक आंदोलन ही नहीं वरन सामाजिक आंदोलन भी है। सहकारिता सामाजिक सहयोग व समानता की विचारधारा पर आधारित है। सहकारी आंदोलन में शांतिपूर्ण तरीके से सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन लाए जाते हैं। परस्पर सहयोग से ही पूरे समाज का कल्याण संभव है। इसके अंतर्गत दुर्बल व्यक्तियों को भी जीने का अवसर आसानी से उपलब्ध हो जाता है। सहकारिता जनतांत्रिक प्रणाली पर आधारित है, जिसका मूल मंत्र है सब एक के लिए व एक सबके लिए। नेक्स्ट, सेवा व सहयोग उद्देश्य, सर्विस एंड कॉपरेशन ऑब्जेक्टिव। सहकारिता का जन्म ही सेवा करने के लिए हुआ है। यह सेवा भावना को ही साथ लेकर चलती है। सेवा की भावना ही सहयोग की भावना को बल देती है और सहकारी व्यवस्था में रहकर व्यक्ति सेवा व सहयोग की भावना सीखता है, जिससे समाज में भी इसको बल मिलता है। नेक्स्ट, नैतिक उद्देश्य, इथिकल ऑब्जेक्टिव्स। आर्थिक, सामाजिक व सेवा उद्देश्य के साथ सहकारिता का नैतिक उद्देश्य भी है। यह समाज के नैतिक विकास के लिए कार्य करती है। इससे निस्वार्थ व समर्पण भावना से कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन मिलता है और सहकारिता का उद्देश्य लाभ प्राप्त करना नहीं है बल्कि सेवा प्रदान करना है। एंड लास्ट इसमें राजनीतिक उद्देश्य या पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। सहकारिता का राजनीतिक उद्देश्य राजनीतिक चेतना जागृत करना है। सहकारिता ग्रामीण जनता में राजनीतिक चेतना जागृत करने में सफल भी रही है। सहकारी समितियों की प्रबंध व्यवस्था प्रजातांत्रिक आधार पर की जाती है। इसमें प्रत्येक सदस्य को एक वोट देने का अधिकार होता है, जिसके माध्यम से वह योग प्रबंधक और संचालक मंडल के सदस्यों का चयन करता है। सहकारिता ही राजनीति का पाठ पढ़ाती है तथा स्वायत्त शासन की शिक्षा भी प्रदान करती है। इसकी प्रबंध व्यवस्था सदस्यों के द्वारा की जाती है, जिसमें कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता और इस प्रकार जो सहकारिता है प्रजातंत्र की नींव को मजबूत करती है। वर्तमान युग में यदि हम बात करें तो सहकारिता एक ऐसा शांतिपूर्ण आंदोलन है जो आत्म सहायता तथा पारस्परिक सहयोग का पाठ पढ़ाता है, समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा करता है और पूंजीवादी व साम्यवादी संगठनों में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का भी श्रेय इसी को है। सहकारिता के माध्यम से ही शोषित वर्ग का उत्थान, प्रजातंत्र का प्रचार तथा समानता और समाज सेवा की भावना का विस्तार किया जा सकता है। इस प्रकार जो सहकारिता है वो एक दूसरे के साथ मिलकर रहने और कार्य करने की प्रेरणा देती है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने सहकारिता के उद्गम एवं विकास के कारण तथा सहकारिता के उद्देश्य को पढ़ा।